स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे व्हाई ईवी एडॉप्शन हैज फेल्ड सो फार इन 2020। तो आइए इसे समझते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना, अभी तक क्यों नहीं हो पाया, मतलब हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, 25 साल में नहीं तो 50 साल में हो ही जाएगा, तो लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो यहाँ समझते हैं सपना था क्या? सपना ये था कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सिंपल होता है, उसमें बहुत कम पार्ट्स होते हैं, मतलब आपका कंबस्चन इंजन का सिर्फ इंजन में 800 पार्ट होता है, ट्रांसमिशन तो छोड़ भी दीजिए, और बाय द वे उससे बहुत सारे में उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत पार्ट्स लगता है आपका कंबस्चन इंजन में। वहीं पे ईवी में टेक्निकली सिर्फ एक ही चीज़ घूमता है, वो आपका ये है रोटर। तो बहुत कम पार्ट होता है, तो उससे था कि रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर हुआ कि उसको चलाना, ठीक है, गाड़ी का कैसा भी दाम हो, गाड़ी चलाना अगर सस्ता है तो लोग करेंगे। तो फ्यूल पंप से ज़्यादा सस्ता रहेगा उसे चार्ज करना, तो उसे लॉन्ग टर्म में आप मतलब आपका रिकवरी हो जाएगा। अब रहा बात कि ये सब तो होप हो गया इंजीनियरिंग के साइड से कि हमने एक डिवाइस बनाया जो ज़्यादा भरोसेमंद है, हमने एक डिवाइस बनाया जो चलाने में कम ये कॉस्ट आता है। अब रहा बात कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में हुआ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, यानी आप फ्यूल का दाम देखिए, आप मतलब अब तो हर 10 साल का भी कंपैरिजन देखिएगा तो हार्ट अटैक आने लगेगा कि भैया किस स्पीड से दाम भाग रहा है फ्यूल का। तो ये समझना है। और रहा बात कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन इतना हो गया कि अब आम पब्लिक सतर्क हो रही है। तो ये सबको देखते हुए, मतलब ये सपना को आप देखते हो तो आपको लगना चाहिए ईवी तो कब का, मतलब 20 साल से ईवी लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो अभी भी ईवी का अडॉप्शन परसेंटेज में क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि आप बाहर निकलिए और सब जाने वाओ, मैं छोटे-छोटे यूरोपियन नेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी कंट्री जिसका पॉपुलेशन बड़ा है। चाइना जितना हल्ला करता है उसका भी वही हालत है। तो ऐसा क्यों है? तो इसको समझते हैं, हुआ क्या ऐसा, एक-एक करके हुआ क्या इसको समझते हैं, डिले क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले समझिए इसमें एक झूठ बोल दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा बात था कि ईवी सस्ता है। ये बात नहीं है। अब रहा बात कि ये खासतौर पे अभी इंडिया में लोगों को समझ में आ रहा है जो लोग स्कूटीज़ खरीद रहे हैं, कि ये बहुत ज़्यादा आप चलाते हैं तो जाके जितना ज़्यादा आपने ओवर पेमेंट किया है, वो जाके रिकवर होता है। और दूसरी बात, जब तक आरओआई हो यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, कि मतलब जो आपने मतलब एक्स प्राइस होता है आपका फ्यूल स्कूटी का, एक्स प्लस जितना परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका लग जाता है इसमें। सिंपल आप मान लीजिए ये एक्स प्लस परसेंटेज आपका हो जाता है ईवी स्कूटी में, ठीक है। अब आप उसको कितना चलाएंगे कि जो परसेंटेज आपने एक्स्ट्रा दिया था वो रिकवर हो, वो बहुत लंबा रहता है। और दूसरी बात, जनरली केसेस में पेट्रोल व्हीकल में एक बेनिफिट रहता था, वो अभी गवर्नमेंट उसे फोर्स करके हटा रही है, लेकिन गवर्नमेंट में एक फायदा होता था पहले कि आप फ्यूल व्हीकल को बेच सकते थे। मतलब आप एक बाइक खरीदते थे, आराम से उसे 10 साल तक यूज करते थे, आराम से उसे एक बार अच्छा सर्विसिंग वर्विसिंग करा के बेचते थे, थोड़ा रिकवरी उधर से भी आ जाता था, और उसके बाद भी लोग सेकंड हैंड थर्ड हैंड तक चला जाता था, सिचुएशन बहुत लंबा चलता था। गवर्नमेंट अब पोल्यूशन के नाम पे बार जब देखो तब लिमिट करते जा रहा है कि इस साल से पहले का बंद कीजिए, इस साल से पहले का बंद कीजिए। लेकिन मतलब ये ईवी में करेंगे, ईवी में तो आपका बैटरी ही बोल जाएगा, और एक बार बैटरी गया तो अब बैटरी बदलने में इतना खर्चा आता है कि पूरा गाड़ी ही यूजलेस है, कहते हैं ना वो, मतलब एक चक्का में पावर बैंक लगा हुआ है वैसा है। तो हिसाब वही समझिए, ये लोगों को अब समझ में आ गया कि ईवी सस्ता है वो नहीं है। और ये इस मामले में टेस्ला एक चीज़ सही चला शुरू में, कि टेस्ला का जो ये मतलब स्पीडस्टर बताया गया था, रोडस्टर जो उनका पहला सेलिंग पॉइंट वो फ्लैगशिप का वो था कि सर आप लैम्बोर्गिनी चलाते हो तो माइलेज नहीं पूछते हो, ये उस तरह की गाड़ी थी। ये बात सेंस बनता है, लेकिन बाद में जैसे होगा ना कि आप इसको खरीद लो, इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मतलब आपका सेविंग्स हो जाएगा, वो किसी का नहीं हुआ। वो बहुत बहुत ज़्यादा चला नहीं पा रहा, मतलब जो इतना आप एक्स्ट्रा हेडेक उठा रहे हैं, इतना लोन उठा रहे हैं, सब्सिडी देके कुछ हद तक दबाया गया था, लेकिन ये अभी के टाइम में बहुत लोग को बहुत बुरी तरह समझ में आ रहा है कि सर मैंने लिए तो लिया, लेकिन मतलब ठीक है बट ठीक नहीं है पॉकेट के लिए। दूसरा, ईवी इज़ बेटर फॉर एनवायरनमेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है पब्लिक डिस्कोर्स में, यानी लोग आम लोग जो बात करते हैं न्यूज़ चैनल में होता है या पॉलिसीज़ के लिए डिबेट्स जो होते हैं, उसमें सबसे बड़ा यही बात है कि ईवी पर्यावरण के लिए अच्छा है। हाँ भी और नहीं भी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये स्टेटमेंट नहीं आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कल के लिए अच्छा होगा, बोलेंगे ऐसा कैसा हो गया? दोनों में अंतर क्या है? एक में अंतर है कि आप बुद्धि वाला बात बोल रहे हो, सच बोल रहे हो कि सर हम इसे बनाएंगे, अभी इसका कार्बन फुटप्रिंट कई गुना ज़्यादा हो कंपेयर टू डीजल गाड़ी। अब बोले डीजल तो हर टाइम फ्यूल करता है, तो भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मास प्रोडक्शन जो हुआ है डीजल गाड़ी का या पेट्रोल गाड़ी का, हम लोग 100 साल से कर रहे हैं। एक-एक स्टेप को रिफाइन किया गया, एक-एक नट बोल्ट को रिफाइन किया गया है। हर चीज़ को हम लोग इतना रिफाइन कर चुके हैं, तभी वो मास प्रोड्यूस होता है, और उसपे उतना लंबा एक्सपीरियंस है कि उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है।
और वहीं पे आप इसको ये इलेक्ट्रिक का देखेंगे, सिर्फ बैटरी पैक का ही कार्बन फुटप्रिंट उसके बराबर था, वो फुल लाइफ के आसपास आ रहा था। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, ये नॉर्मल है। सोलर पैनल जब बनता था शुरू-शुरू में, वो कार्बन नेगेटिव ही रहता था, उसको बनाने में इतनी एनर्जी लगती थी, पैनल उतना देता भी नहीं था। आज के टाइम का पैनल ऐसा हो गया है कि आपको कहा जाता है 2 एंड हाफ ईयर का कार्बन न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है, कि 2 एंड हाफ ईयर में वो जितना एनर्जी दिया, उतना एनर्जी लगा था उस पैनल को बनाने में। यानी कि अब 25 साल की लाइफ स्पैन में जितना बचा हुआ है, मान लीजिए 20 साल जो बचा हुआ है, उसमें वो कार्बन न्यूट्रल एनर्जी दे रहा है। तो ये समझना बहुत सही। ये स्टेटमेंट बोलना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पर्यावरण के लिए अच्छा है, गलत है। वो शुद्ध गलत है, क्योंकि वो गलती आप मानो कि बस मैजिकली बिजली आ जा रहा है, उसी में आपको लोग ट्रिक कर देते हैं, उसी में जाके बहुत सारे बिल फेल हो जाते हैं कि भैया ये पर्यावरण के जब सब फ्यूल कहाँ से आ रहा है आपका? वो तो कोल से आ रहा है, तो कोल तो और गंदा है, पेट्रोल और डीजल से तो कोल ज्यादा पोल्यूटेंट करता है। बात सच है। तो लॉजिक वही रहता था कि ये स्टेटमेंट, और बोलेंगे बहुत छोटा है, बहुत बड़ा अंतर आता है, और कभी भी झूठ के बेसिस पे कुछ आप बनाएंगे वो टूट ही जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक जो है बस प्रदूषण का सोर्स को हटा दिया, लेकिन अगर उसे आप उसी टाइम, मतलब जिस टाइम आप डाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी पे क्यों जाना चाहिए, पर्यावरण का आज भला नहीं हो कल भला होगा। हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं कि जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक पे रेलवे कूद गया, बहुत पहले कूदा था। क्यों किए थे? हम लोग को पता था कि हमारे पास अपना तेल का वो नहीं है, ऑयल सिक्योरिटी नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रिक पे करते हैं तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलायबिलिटी। अब क्या हो रहा है? अच्छा भैया, हम लोग का जैसे जैसे इंडिया का परसेंटेज सोलर पे शिफ्ट होते जा रहा है, वैसे हमारा लोड करते, कार्बन फुटप्रिंट घटते जा रहा है। नींव हमने 1980s में रख दिया, धीरे 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 करते करते वो हमने फाउंडेशन बनाया, अब उसका फायदा उठा रहे हैं। यही गाड़ी के साथ करना था कि सर हमें पता है कि अभी जो बैटरीज बन रहे हैं वो बहुत पोल्यूटिंग होंगे, उसको हम लोग रिसाइकिल भी नहीं करेंगे, ये पता है, लेकिन ये एक नया फाउंडेशन बना रहे हैं कि सर ठीक है, मतलब क्लास 5 तक आपने पढ़ाई कर लिया, अब 6-7 की तैयारी करो। वो नहीं कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली अभी के टाइम में बेटर होगा, वो झूठ था। और यही झूठ से सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, जो अभी भी आप काफी लोग देखते होंगे लड़ाई, जो कोल से ही तो चला रहे तो फायदा क्या है। वही प्रॉब्लम वही हो गया कि ये झूठ लाइन नहीं बोलना था कभी कि इन्वायरमेंट के लिए बेटर है। आपको ये बोलना था कि ये ओवर टाइम, मैं क्लियर करता, सोलर पैनल जो शुरू शुरू में बनाया जाता वो कार्बन नेगेटिव होता था, अभी जाके कार्बन पॉजिटिव हुआ है, न्यूट्रल, हाँ पॉजिटिव ही हो गया समझिए। तो वो टाइम लगता है ना, तो वही समझना बहुत जरूरी होता है। और आप ये कह देना कि 100 साल का R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस आप बीट कर दोगे, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। 100 साल हम लोगों ने लगाया। मॉडल टी बाय द वे बहुत पहले रिलीज हुआ था, और वो उस टाइम का मास प्रोडक्शन था। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक एक नट बोल्ट जो आपका गाड़ी में जितना एक्सपीरियंस लेके गया है, वो उतना आपका गाड़ी में, तो मतलब गाड़ी में आग लग जा रहा है, कोई बुता नहीं पा रहा। ऑब्वियसली पेट्रोल में भी ऐसा होता था, लेकिन हम लोग सारे सीख गए कि कैसे उसे मैनेज करते हैं। इलेक्ट्रिक का तो हमें पता भी नहीं करना क्या है। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट वही था कि ये झूठ जो है, बोले ये सारा झूठ एकदम ग्रे लाइट टाइप आप कह सकते हो, कि काला झूठ नहीं है, मतलब पैसा वाला कह सकते हो, आप गरीब हो बोल दो। तो ये सब बात जो होता है ना, ये बहुत कड़वा स्वाद डाल देता है लोगों में। क्योंकि जो लोग पहले जनरेशन थे, जो लोग ईवी खरीदे, वो जनरली उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि वो लोग जिनके पास 2 गाड़ी है उसमें से एक गाड़ी वो ईवी रखेंगे, वो लोग खुश थे। लेकिन जैसे मान ली कोई, आप ये सपना देख लिया कि यार मान ली उसका पॉकेट टाइट था, यार मैं खरीदा फर्स्ट जनरेशन ईवीज में, वो सिर पिट रहा है अभी कि भैया मेरा क्या फायदा हुआ इसको लेने से, इतना नुकसान हो गया। और सोचिए तेल का दाम बढ़ रहा है तो भी ये बात आ रहा है, और सेकंड हैंड का तो कोई वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो गया। ये झूठ जो है, जो मतलब आप कह सकते हो कि अरे थोड़ा सा ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं, वही ले डुबाया। नींव में कभी खोट नहीं डालना होता है, नींव में खोट पड़ गया गए। तो वही समझिए, इसीलिए ये सब ईवी के पीछे नहीं। और स्कूटीज का दाम देखे तो लोग को हटा, 2,50,000 का पड़ रहा है भाई, 1,50,000 में अच्छी स्कूटी आ जाती है, और 1,50,000 का फ्यूल बहुत होता है, बहुत फ्यूल होता है उतने में। और बाय द वे आप उसका सेकंड हैंड बेच भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाला कोई खरीदेगा भी नहीं। और कारण है उसका, भाई बैटरी एक बार खत्म खत्म। तो ये सब झूठ जो है ना, ये हमें बहुत भारी पड़ा। दूसरा हैसल, हैसल जो आता है ये मतलब हमारा ट्रेनिंग जो है, मतलब मार्केटिंग जो हुआ वो बहुत गलत था। ईवी का मार्केटिंग ऐसा कर दिया गया कि हम लोग उसे नहीं बोल रहे कि वो पावर बैंक है जो आप घर में रख रहे हो, हम लोग उसको कह दिए कि वो बस एक तेल की गाड़ी है जैसे आप जाके स्पीड चार्जिंग करोगे। मतलब पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉजिक जो बन गया, ये नहीं रहा कि उसे घर में आप चार्ज करो। जैसे पावर बैंक आप कहाँ चार्ज करते हो? घर में चार्ज करते हो ना। घर में आप रात भर चार्ज करते हो, दिन में आप उड़ते रहते हो, पावर बैंक आपका चलाता रहता है। गाड़ी में भी वही होना था कि गाड़ी आप रात भर सोते हो घर में, 4 घंटा भी अगर सोते हो तो 4 घंटा काफी है, आराम से चार्ज कर सकते हैं। जब तक आप पूरा डिप्लीट नहीं किया, आराम से 4 घंटे में सिंगल फेज से चार्ज हो सकता है। चार्ज करो, चलाओ दिन भर, फिर ला के चार्ज करो। वो मार्केटिंग ना करके, मार्केटिंग ही हो गया ना, स्पीड चार्जिंग कर दिया, आधा घंटा में चार्जिंग हो जाएगा। इट्स लाइक सर वो सब क्यों कर रहे हो? वो बहुत ज्यादा, ये जो ऑब्सेशन हो गया फास्ट चार्जिंग के लिए, ये सबके लिए बुरा था। और ये खासतौर पे बहुत बुरा था मार्क 1 प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि मार्क 1 प्रोडक्ट को लोग हमेशा से गिन रहे हैं कि आधा घंटा में ना इतना किलोमीटर आ जाएगा। इसलिए वैसे नहीं चलना है, उनके लिए है भी नहीं। ये कहते हैं ना, राइट टूल फॉर द राइट जॉब नहीं करने पे अच्छा अच्छा टूल भी कचरा हो जाता है। सेम वही हुआ कि
फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, इसलिए उसको करना ही नहीं है, फास्ट चार्जिंग के लिए बना भी नहीं है, मतलब आपको ट्राई भी नहीं करना था। ये ना कि हम गाड़ी से ये करेंगे, क्या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं, आपको करना ही नहीं है। ये किसके लिए है? सर ये गाड़ी है कि आप रोज़ सुबह, मतलब आप घर से निकलते हो, ऑफ़िस जाते हो, यही आप मान लीजिए साल में 365 दिन में 300 दिन आप यही करते हो, तो वो 300 दिन का प्रदूषण आप कम कर दो। उसमें अगर फ़ोकस करते, बहुत आगे हो जाता है ईवी का अडॉप्शन। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब कर सकता है, वो नहीं कर सकता है अभी। मार्क 1 प्रोडक्ट्स के लिए वो सही रास्ता नहीं था, ये फास्ट चार्जिंग पे फ़ोकस करना। और उसके बाद ठीक है, चलिए फास्ट चार्जिंग पे आप कूद गए, ठीक है, मान लीजिए सब लोग को लगा होगा कि साइकोलॉजिकली आसान होगा कि ये ऐसे सोचना कि फ्यूल पंप में फ्यूल भराते हैं, स्पीड चार्जिंग की जगह स्पीड चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ उसमें क्यों इतना, मतलब वो अट्रैक्टिव था मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन दिक्कत हो गया, चार्जिंग स्टैंडर्ड फिक्स ही नहीं है। आप पूरे प्लेनेट पे कहीं पे भी गाड़ी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रिफ्यूल कर सकते हैं। प्लेनेट में 200 देश है, आप ये 200 देश में कहीं पे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक के साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आराम से हो सकता है। आपका मतलब ये यूएसबी एडाप्टर्स जो आजकल आते हैं, वो सारा देखिए, उस कहीं पे भी चलेगा पूरा प्लैनेट में। जब तक आप इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर सकते हो, पूरा दुनिया में कहीं भी चलेगा, फ़र्क नहीं पड़ता उसे 50 हर्ट्ज़ इलेक्ट्रिसिटी है, 60 हर्ट्ज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता वो 90 वोल्ट्स है कि 300 वोल्ट्स है। इतना रेंज में तो आपका यूएसबी चार्जर्स चल रहा है, तो कार क्यों नहीं चल रहा? बात है कि उसका कनेक्टर नहीं फिक्स है। कनेक्टर फिक्स नहीं हुआ, चार्जिंग स्टैंडर्ड फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके अंदर जो ये रहता है ऑन बोर्ड चार्जर जिसे कहते हैं, वो आराम से ग्लोबल चलता है। वो 50 हर्ट्ज में भी चार्ज हो सकता है, 60 में भी चार्ज हो सकता है, 220 वोल्ट्स पे भी चार्ज हो सकता है, 110 वोल्ट पे भी चार्ज हो सकता है। उसको लोड नहीं लेना है। लोड लेना है कि भैया आप कनेक्ट कैसे करोगे, मतलब फिजिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। और इसे भी हम लोग स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में अलग है। और मुझे ना पर्सनली दिल से गाली देने का मन करता है इंडियन डिपार्टमेंट में। ये है CCS2, यानी कंबाइंड चार्ज स्टैंडर्ड नंबर 2। तो कंबाइंड चार्ज स्टैंडर्ड नंबर 2 का लॉजिक क्या था कि देखा गया, मतलब इंजीनियरिंग का पहला रूल है, यू डू इट फर्स्ट और यू डू इट बेटर। पहला बार जो बनाया था हल्का था, लेकिन दूसरी बार जो बनाया बहुत अच्छा, ये EU में लागू कर दिया गया। तो इसका लॉजिक ये है कि आपका 5 पिन का है। तो 5 पिन क्यों है? रहा बात मेजॉरिटी लोग के पास घर में सिंगल फेज होगा, वो एक डालेंगे। इंडिया में आप आते हो, यूरोप में आते हो, वहाँ पे 3 फेज हो सकता है आराम से, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दे सकते हो, न्यूट्रल, प्रोटेक्टिव अर्थ, और आपका CP पिन और PP पिन, ये आपका डेटा कम्युनिकेशन, जैसे आपका USB-C में हैंडशेक होता है वैसे ही है। CP और PP पिन है, हैंडशेक के लिए है, न्यूट्रल न्यूट्रल के लिए है, प्रोटेक्टिव अर्थ वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, और लाइन्स है आपके पास सिंगल फेज। ये हो गया आपका लेवल 1 और लेवल 2 चार्जिंग के लिए, लोड नहीं लेना है। फिर यहाँ पे किसी को बुद्धि आया कि क्या होगा अगर स्कूटी इसको चलाना चाहते हैं। स्कूटी में काफ़ी लोग शिकायत करते हैं साइज़ छोटा है, तो उसमें वही कनेक्टर नहीं लाया। लेकिन किसी के पास बुद्धि था कि सर वैसा करना ज़रूरी है, आपका वही फ्यूल हैंडल आपका ट्रक में भी लगता है, वही गाड़ी में भी लगता है, वही बस में भी लगता है, वही स्कूटी में भी लगता है। तो वही में आप ऐसा कर सकते हो कि नीचे का 2 टर्मिनल जो है उसे DC में चला सकते हो। ये स्टैंडर्ड है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो रिसेप्टिकल है उसमें नहीं है, आपका नॉर्मल AC चार्जिंग होगा। है DC फास्ट चार्जिंग हुआ छोटे गाड़ी के लिए। अब रहा बात कि छोटे गाड़ी से थोड़ा सा बड़ा गाड़ी है तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये आपका देता है आपको 80 एम्प्स तक का DC पावर, अराउंड 500 वोल्ट, बम बम, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए कि 500 वोल्ट AC या DC मल्टीप्लाइड बाय 80 एम्प्स तक कितना होता है। बहुत ज़्यादा होता है। शुद्ध आंसर बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा आप चाहना चाहिए, ये हो गया आपका DC लो, ठीक है। आपके पास एक और फंक्शन है उसी प्रोटोकॉल में बनाया गया है, DC मिड। DC मिड में क्या है, आप 2 पिन और ले लीजिए, आपका अभी भी प्रोटेक्टिव अर्थ रहेगा, अभी भी डेटा कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन ये आपका न्यूट्रल और लाइन 1 जो है उसके जगह पे भी आप DC बस भेजिए। यह आपका 140 एम्प्स तक दे सकता है, अप टू 500 वोल्ट DC। प्लग इतना ही रहेगा। सोच समझ के बनाया गया है। फिर अब गाड़ी के लिए क्या करेंगे? बाय द वे गाड़ी के लिए भी ये काफ़ी है, लेकिन अगर जस्ट इन केस गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो DC जो नीचे 2 टर्न DC सुपर फास्ट है, ये सब आपका 200 एम्प संभाल लेता है। तो सोचिए इतना अच्छा प्लग बनाया गया है। इंडिया में क्या कर रहे हैं ना, हम ना कचरा करेंगे इसको छोड़ के, जो कि बाय द वे इंडियन गाड़ीज में है, इंडियन गाड़ी में यही है, हम अलग बनाएंगे। अब ऐसा हो गया ना कि हमारा पेट्रोल पंप जो है ना, स्कूटी के लिए अलग पेट्रोल पंप है, गाड़ी के लिए अलग है। क्यों? ये हो रहा है। ये अभी तक मतलब आराम से हम लोग सिलिकॉन का डेवलपमेंट इतना कर चुके हैं। बोल रहे हैं आप कभी भी ध्यान नहीं दीजिए, देते हैं कि आपका USB एडाप्टर कहाँ चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, वो फास्ट चार्जिंग हो, वुक चार्जिंग हो, हुलाला चार्जर हो, झिंगालाला चार्जर, कहीं पे भी दुनिया में लगाइए वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आजकल का सिलिकॉन उतना एडवांस है। कनेक्शन बस चाहिए, आप बस फिजिकली कनेक्ट कर सको। सोल्यूशन बना दिया गया, इंजीनियर्स बैठ के बना के बोले, कभी मार्क 1 कभी अच्छा नहीं होता, मार्क 2 ही होता है। मार्क 2 में सब समस्या सॉल्व कर दी। हम लोग क्या ना, नया कचरा बनाते हैं, हुलुलुलु करते हैं। तो ये तो हो रहा है अभी, बाय द वे, आगे की बात ही नहीं करना। और इसके बाद एक दूसरा दिक्कत आ गया कि चार्जिंग स्टॉप्स जो हो गए, जो मतलब आप फास्ट चार्जिंग, पहले अपने घर के जगह पे फास्ट चार्जिंग पे कूद गए, और फास्ट चार्जिंग के जितने स्टॉप्स हैं, इसका हिट रेट, इसका ऑन टाइम बहुत खराब है।
इस मामले में टेस्ला जेन्युइनली अच्छा था। इस मामले में टेस्ला के पास एक बुद्धि आई थी कि 90% गाड़ी का खर्चा जाएगा आपका इसमें, मतलब कंपनी नेगेटिव में चलेगी तो भी चलाना पड़ेगा उनको, क्योंकि चार्जिंग स्पॉट से मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का पेट्रोल पंप क्यों मेंटेन रहता है, वहाँ लोग रहते हैं, उसका काफ़ी प्रॉफिट रहता है और उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, बाथरूम वाथरूम भी दिया जाता है, प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, आपका मोबिल हो गया, ये सब हो गया, तो पूरा एक इको सिस्टम है, वो उसको हेल्दी रखता है। चार्जिंग स्पॉट को बस कहीं बना दिए, छोड़ दिए, टूट जाता है, खराब हो जाता है, वैंडलाइज हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पे ध्यान हम लोग उतना दिए ही नहीं। तो ये वीक लिंक बन गया, घर में चार्ज करने का अपने सिस्टम नहीं बनाया, इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया, ये वीक लिंक। और बाय द वे ये सब का दाम कभी देखिएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, करोड़ों में आता है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों में आता है। डीसी फास्ट चार्जिंग का दाम देखिएगा। तो यही बोल रहे हैं, हैसल यही है, ये आराम से हैसल कम हो सकता है अगर पूरा प्लैनेट राज्य का, मतलब पूरा प्लैनेट में कोई चीज़ फिक्स नहीं है। शिपिंग कंटेनर पूरा प्लैनेट में फिक्स है, पूरा प्लैनेट में कहीं पे भी जाइए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम लोग आराम से कर सकते थे। पेट्रोल नोजल भी बाय द वे फिक्स है पूरा प्लैनेट में, बस हुलुलुलु कर रहे हैं हम लोग, बस हुलुलुलु के लिए हुलुलुलु कर रहे हैं। तो ये हैसल लोगों का तकलीफ बढ़ा देता है। और कुछ साल पहले तक तो इतना खराब था कि ये चाइडमो चार्जर है, इसमें CCS2 चार्जर है। इंडिया के कुछ कुछ गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स इतना परेशान हो गए कि दो डाल दिए, भैया एक लेफ्ट साइड में आपका CCS2 है, दूसरे साइड में चाइडमो है, बता दीजिए कौन गाड़ी, इंडियन गाड़ी में था ये। तो ये समझना बहुत सही, ये सब हैसल लोगों को तकलीफ बढ़ा दिया, इसीलिए अडॉप्शन उतना स्पीड से नहीं हुआ। अब बात करते हैं इनकॉम्पिटेंसी का। तो इनकॉम्पिटेंसी का बात यह है कि एक थोड़ा समझ होना चाहिए, कोई भी कंपनी उसका थोड़ा समझ होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को मैच्योर करने में टाइम लगता है। आप कभी कुछ ऐसा नहीं बना सकते कि सर मैंने बना दिया बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। आप बनाओगे वो कचरा ही बनेगा, फिर उससे बेहतर कचरा बनाते हो, फिर उससे भी बेहतर बनाते हो। इसीलिए फाल्कन 9 वर्ल्ड का दी ग्रेटेस्ट रॉकेट है, लेकिन फाल्कन 9 का अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, ब्लॉक 5 पे चल रहे हैं, 5th इटरेशन पे है। माइनर इटरेशन गिरेंगे तो 25th इटरेशन पे होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हर चीज में होता है, टाइम लगता है मैच्योर करने में। तो गाड़ी को पूरा ईवी पे कूद गए हम लोग कि हम लोग पूरा ईवी बना देते हैं, ये सबके लिए हार्मफुल था। कंपनीज का भी नुकसान हुआ, सप्लायर्स का भी नुकसान हुआ, पब्लिक भी पिट गई, किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन सिंपल, हाइब्रिड में जाओ। जो अभी न्यूज में आ रहा है कि सब लोग हाइब्रिड का सेल्स बढ़ा रहे हैं, इसलिए सर हम लोग को ईवी में कूदना ही नहीं था। ईवी को कम से कम 100 साल लगेगा उतना मैच्योर होने में जितना आपका इसको हुआ है कंबस्शन इंजन को, और मे बी उस थोड़ा फास्ट हो जाए, मे बी लेट्स से 75 ईयर्स में हो जाए, या चलिए थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है 50 ईयर्स में हो जाएगा। 50 ईयर्स तो तब भी खाएगा ही मैच्योर होने में, आधा टाइम तो लगेगा सिर्फ ये समझने में कि सर आग लगने के बाद क्या करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, उसमें टाइम लगता है। हाइब्रिड इस समस्या का समाधान कर सकता था, तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि हाइब्रिड शुरू में ट्राई किया गया था, नहीं किसी ने वीड फूक लिया था। हम लोग किसी कारण से, एक्चुअली मुझे पता है F1 के चलते किसी कारण से कूद गए थे पैरेलल हाइब्रिड में। अगर आप लोग F1 देखते होंगे आपको पता होगा कि F1 में ही सारी टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाती है, वही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आपका गाड़ी में आता है। F1 में पैसा का कीमत नहीं होता है, मतलब उसमें कितना का भी पार्ट लगाया जाता है, वो तो इंजन ब्लॉक फेंकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि वहां पे दाम नहीं देखते हैं लोग। तो F1 में क्या है कि आपका इंजन है, उसमें आप लोग देखते होंगे कर्स सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कि जब आप ब्रेक लगाता है, जब मतलब पायलट जो है ब्रेक दबाएगा, तो उसमें ब्रेक डिस्क अप्लाई होने की जगह पे एक मोटर जो है वो कनेक्ट होगा आपका क्रैंकशाफ्ट से, जो हमेशा कनेक्टेड रहता है, उस पर लोड पड़ जाएगा, वो एज ए जनरेटर बिहेव करेगा, एनर्जी निकालने लगेगा, एनर्जी निकाल के वो बैटरी में डाल देगा। उससे क्या होगा? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो लोड बन जा रहा है, लोड बनने से क्या होता है? गाड़ी धीमा हो जा रहा है, एनर्जी रिकवर हो गया, बैटरी में गया, और जब वो स्ट्रेट्स में जाके उसे फिर से एक्सीलेटर दबाएगा, तो वो जो बैटरी में आपने एनर्जी रखा था वो जाएगा वापस जनरेटर यूनिट पर, एज ए मोटर चलाएगा, और आपको एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलेगा। 50 to 60 हॉर्स पावर तक का रहता है, और नए वाले सिस्टम में 160 हॉर्स पावर का है। उसी का एक और स्टेप ऊपर है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम। उसमें वो टर्बो का शाफ्ट में लगा दिए हैं कि टर्बो ओवर स्पिन होने लगता है तो उसको एज ए जनरेटर निकालते हैं, और जब वो लैग होता है, लैग के टाइम में एज ए मोटर चला देते हैं। तो ये F1 में टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। इसी को लोग जबरदस्ती का, चाहे वो शेवरले हो, होंडा हो, टोयोटा हो, जबरदस्ती का ये F1 की टेक्नोलॉजी को जबरदस्ती का ठूंस दिए कि हम ना इसे सिविलियन गाड़ी में डालेंगे। इसलिए सर उसमें पूरी आर्मी लगती है, पूरी टीम लगती है उसे मेंटेन रखने के लिए। वो इसीलिए फेल हुआ। शेवरले का वोल्ट देखिए या किसी का भी देखिए, सब में फ्लॉप रहा, चाहे वो टोयोटा का ही देख लीजिए। इसीलिए वो मास प्रोडक्शन नहीं, कभी उसका डिस्कशन भी आप लोग नहीं देखते, कितना मॉडल आया, कितना चला गया। एक ऑटो वीवर करके एक यूट्यूब चैनल है, एक प्रोफेसर चलाते हैं, वो गाड़ी का टेयर डाउन दिखाते हैं। वो सब टेयर डाउन देखिएगा आप कभी भी हाइब्रिड वालों का, सिर उड़ जाएगा भाई। क्लच पैक्स हैं, 3-3 क्लच पैक्स होता है कुछ कुछ डिजाइन में, हमने पागल है क्या? तो यहाँ पे क्या कर सकते थे? यहाँ पे हम लोग बुद्धि लगा सकते थे, बुद्धि की हाइब्रिड चाहिए, बम बम।
पैरेलल हाइब्रिड करने की जगह पे यहाँ पे जहाँ पे आपका इंजन, ट्रांसमिशन और मोटर सब एक शाफ्ट तक पे हो सकता है, मतलब कि आपका चक्का में एनर्जी 2 जगह से जा सकता है, वो करने की जगह पे सीरीज पे करते हैं। सीरीज क्या हुआ? इंजन है, इंजन से क्या चल रहा है? जनरेटर। उससे ट्रांसमिशन बॉक्स पे आपको नहीं डालना है, ट्रांसमिशन का सोचना ही नहीं है। आप जनरेटर चलाओ, जनरेटर से कहाँ जा रहा है? इन्वर्टर, बैटरी पैक समझ लीजिए, और इन्वर्टर से आपका मोटर चल रहा है, और कुछ है ही नहीं। अब बोलेंगे क्या ऐसा कभी किसी ने किया? सारे रेलवे लोकोमोटिव पिछले 100 साल से यही कर रहे हैं। सारे सबमरीन, परमाणु सबमरीन को छोड़ के सब यही करते हैं। सबके पास बुद्धि है। हम लोग जो F1 का जो जबरदस्ती का ठूस दिया ना, इसीलिए सारा फेल हो गया। इसीलिए शुरू का आप दाम देखिए कि इतना ज्यादा दाम क्यों है? क्योंकि इंजन ब्लॉक जो बना रहे हैं वो परेशान है कि सर आप क्या मांग रहे हो मेरे से? आप मांग रहे हो ऐसा इंजन ब्लॉक जो पूरा गाड़ी का इंजन हो और थोड़ा एफिशिएंट भी हो, कैसे मैं बनाऊं? वो बनेगा ही नहीं। फिर मोटर वाले के पास जाके बोल रहे हैं ऐसा मोटर बनाओ ना जो पूरा कंबस्चन इंजन भी हो और हुलुलु भी हो। लाइक भाई ये क्या हो रहा है? ये समझिए, इसमें आप जब डिजाइन करते हो, कभी भी आप होंडा वाला का डिजाइन देखिए, क्या है वो? कुछ नहीं। वो ना तो हाइब्रिड है ढंग से, मतलब ना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ढंग से, ना तो आइस इंजन है। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि सीरीज में आपको फायदा होता है? सीरीज में फायदा होता है ना कि जब इंजन ब्लॉक आप देखते हैं, कभी भी किसी मारुति का, किसी का भी, टोयोटा का, सब लिए इंजन ब्लॉक पे बहुत रिसर्च किया गया है ताकि वो हर आरपीएम पे काम कर सके। यही उसका सबसे बड़ा कमी है, इसीलिए उसका थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कम होता है। और हम लोग सर जानबूझ के करते हैं कि आप एक्सीलरेटर दबा रहे हो, गाड़ी उड़ जाना चाहिए। उसको फर्क नहीं पड़ता कि एफिशिएंसी कम हो रही है, उसका भैया मैंने एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी उड़ जाना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आपका आरपीएम सर 3000 पे बम बम रहेगा, मतलब कन्वर्शन एफिशिएंसी 3000 पे अच्छी है, आप 5000 पे चला रहे हो, वो चलेगा। तो वो करने के लिए बहुत मेहनत की। आप लोग देखते होंगे वेरिएबल वाल्व टाइमिंग है, बहुत सारे मेरे एयर इनटेक का ये चेंज करना, बहुत तिगड़म है। इंजीनियरिंग के ऊपर इंजीनियरिंग लाएगी, इंजन ब्लॉक हर चीज़ को संभाल सके। उसका साइड इफेक्ट होता है कि उसकी इफिशियंसी घट जाती है। वही इंजीनियर को लीजिए जो उसने आपको इतना तिगड़म बना के दिया, बोले भैया इंजन ब्लॉक बनाओ, ठीक है सर बना देंगे। इसको तो जो आरपीएम चाहिए, जो टॉर्क चाहिए वो ले लो, हमको बस कन्वर्शन इफिशियंसी चाहिए, मतलब फ्यूल गया, हमको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। 35% रियल वर्ल्ड इफिशियंसी रख के मिल जाएगा आपको बिना टेंशन के। तो बाकी में क्यों नहीं कर सकते? वही तो बोल रहे हैं कि आप जहां आरपीएम चेंज होने लगता है, जहां टॉर्क चेंज होता है, इफिशियंसी खत्म हो जाती है। जब आप सीरीज कर देते हैं, जो कि बैटरी एज ए बफर है, बैटरी आपका डैम के तौर पर भी कर रहा है, मतलब इंजन आराम से आएगा, अच्छा पावर पे देगा, पावर कम पड़ रहा है, बैटरी से पावर ड्रेन किया जाएगा। आप रीजनरेटिव करते हैं, वो इंजन को कुछ करेगा नहीं, वो सीधे बैटरी बैंक को फिर से रिचार्ज कर देगा। तो वही समझिए, बैटरी एज ए बफर बिहेव करता है, आपको ज्यादा इफिशियंसी मिलेगी। और मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो रहा बात की कैसे बोल, पहली बात तो सबमरीन आप देख लो, दूसरी बात आप डीजल लोकोमोटिव ले लो, तीसरी बात ये बंदे हैं, मैंने इस पर पूरा डिटेल बनाया है एडिसन मोटर्स पे। ये बंदा ने टेस्ला का गाड़ी पे, टेस्ला सेमी पे ऑर्डर प्लेस कर दिया पे करके, ठीक है। सब लोग टेस्ला का, इलॉन मस्क का वीड फूक लेते थे, हम भी थे उस टाइम में, लेकिन बाद में बुद्धि आया कि नहीं वो तो वीड ही फूक रहा है। तो इसने देखा और बोला भैया ट्रक तो ट्रक है नहीं, कोई काम का है नहीं, है बस हल्ला कर रहे हैं। तो इसको बहुत सारा चीज़ हुआ कि भैया ये करते हैं, हम वो करते हैं। एंड में हुआ कि यार एक काम करते हैं, हम ही अपना कंपनी बना देते हैं। एक कंपनी बना दिया कनाडा में, ओनली कंपनी इन कनाडा। कनाडा में कोई कंपनी बची ही नहीं है, सब कंपनी आउटसोर्स हो गई है। सिर्फ ये पहला कंपनी बना आफ्टर 30 ईयर्स, बना दिए सीरीज हाइब्रिड, बना दिए, टेक इट एंड गो। ये रोड लीगल है, रोड का स्टैंप कनेडियन गवर्नमेंट, एक्सपेरिमेंटल नहीं, प्रोटोटाइप नहीं, रोड लीगल। ये इससे ज़्यादा आगे चल रहा है आपका इससे, टेस्ला सेमी से। क्यों? टेस्ला सेमी जबरदस्ती का बिल्ड है, ओवर बिल्ड है। ये शांति से भैया, हमारा बैटरी छोटा है सर, हमको ज़्यादा रेंज चाहिए सर, ये जनरेटर है सर, माइलेज लगेगा, माइलेज बहुत बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइलेज मिलेगा। क्यों? इंजन छोटा है, फालतू का डेड वेट नहीं है, ट्रांसमिशन का डेड वेट नहीं है, आरपीएम उसका फिक्स्ड है, टॉर्क फिक्स है, बम बम में एफिशिएंसी मिल रही है। बना दिया सर, कंपनी ने बना दी, कंपनी बना दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, ट्रक बना दिया, ट्रक सर्टिफाई कर दिया, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इनकॉम्पिटेंसी, अगर कोई भी रहता है ना कि हम सीरीज बनाएंगे, जबरदस्ती का ये नहीं करेंगे सर, एक काम करो उसमें क्लच डाल दो। सर डीजल लोकोमोटिव वाले आपको मिसाइल मार देंगे, क्लच डाल दो। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप क्लच डाल रहे हो, देखिए कभी देखिए कितने सारे में क्लच है, इट्स लाइक क्या कर रहे हो? तो लॉजिक वही है। ये इनकॉम्पिटेंसी फाइनल था कि अगर हम लोग अच्छा से हाइब्रिड पे कूदते, हाइब्रिड को पूरा ग्रो कर पाते, और हाइब्रिड को चलाने की जरूरत नहीं, सब लोग मुंह खोलते कि हमें 300 किलोमीटर का रेंज चाहिए, चलाता कोई नहीं है 300 किलोमीटर। कभी मुंबई में ट्राई कीजिए 300 किलोमीटर चलाने का, सुबह उठिएगा रात हो जाएगा। तो रहा बात की सब लोग मुंह जरूर खोलते हैं, कभी कभार चलाते भी हैं, लेकिन 90% टाइम आपका बैटरी से होगा। आप घर में चार्ज करोगे, छोटी सी बैटरी है, सस्ते में चार्ज होएगा, सस्ते में चलेगा, हल्का भी रहेगा। और जब आपको दूर जाना है, कोई टेंशन नहीं है सर, गाड़ी है, टेंशन नहीं, इंजन चालू हो गया, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकॉम्पिटेंसी सबको ले रहा है। F1 का जो बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, उसे हम लोग बहुत सस्ते में करने की कोशिश किया और बहुत गंदा तमाचा पड़ा। इसीलिए बोल रहे हैं, एक बंदे ने बना के दिखा दिया, बाकी सब ट्रक कंपनी हुलुलुलु पे झिंगा लला कर रही है।
अब रहा बात कि भविष्य में क्या होगा? तो भविष्य में ये समझिए कि एक कड़वा बात ये आ गया है कि यंग जनरेशन जो है अपने पेरेंट्स से ज़्यादा गरीब है। यानी कि मेरे पापा मेरे से ज़्यादा अमीर हैं और चांसेस बहुत कम है कि मैं अपने पापा से का लेवल से एक्सीड कर पाऊँ। और रहा बात कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरे साथ है, ये चाइना में हो रहा है। चाइना में तो इतना खराब हालत हो गया है, लेट इट रॉट मूवमेंट चालू हो गया है। दाई लॉन्ग मूवमेंट शायद कहते हैं उसको। लेट इट रॉट मूवमेंट है। वो मूवमेंट में कि सब लोग हाथ खड़ा कर दिया। सर हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम दिन-रात खट के कमा रहे हैं और हमको सिर्फ़ इतना पैसा मिल रहा है कि हम भूखे नहीं मर रहे हैं। सर काम करके क्या फ़ायदा हो रहा है? ये चाइना में हो रहा है। लेट इट रॉट मूवमेंट का नाम है, आप लोग खुद देख लो। और ये यूरोप का क्या बात करें, वहाँ हाउसिंग से सब लोग का जान निकल रहा है। अमेरिका क्या बात करें, वहाँ तो मतलब कोई एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, हेल्थ केयर का तो बात ही नहीं करना है और रेंट तो छोड़ ही दीजिए। और इंडिया में भी यही हो रहा है, इंडिया बस थोड़ा-सा पीछे चल रहा है। तो अभी हमारा न्यूज़ अभी नहीं पकड़ा है वहाँ पे, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो 5 साल में पहुँच जाएँगे। ये हो गया है, ये सारा मेट्रिक, सारा डेटा पॉइंट्स सब यही दिखा रहा है। तो मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा? मार्केट पे असर होगा कि जो नया कस्टमर आता है ना, वो नहीं है। अब सिर्फ़ वही करोड़पति लोग हैं, वो अपना 5वाँ कार खरीद रहे हैं, 6ठा कार खरीद रहे हैं, वो लोग अभी भी हैं। इसीलिए कार का करंट सेल पे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे वो एक बार ऊपर जाना शुरू होंगे, तब एकाएक वॉइड बनेगा नीचे कि भैया नीचे वाले लोग खरीद ही नहीं रहे, तो उनके पास पैसा ही नहीं है। और जो मैंने बताया ना, इतना झूठ आप बताए, इनकॉम्पिटेंसी की है, हैसल की है, इससे फेथ खत्म हो गया है। सोचिए उस बंदे का कैसा होगा कि भैया मैंने 2 ढाई लाख का स्कूटी ले लिया, आग लग गया तो भगवान जाने। और अगर उसके बाद हुआ कि भैया 2-3 साल के अंदर ही बैटरी बोल गया, वो क्या करे? वो तो मुँह ताकता रहेगा हर जगह। या ये सब कंपनी इतना गंदा एंटी राइट टू रिपेयर कर रही है, खासतौर पे टेस्ला, कि मतलब आप रिपेयर कराने में जान निकाल दे रहे हैं, तब तो आप तुरंत हो गया कि जितना पैसा आपने नहीं बचाया था, सारा लॉस हो जाएगा, रिपेयरिंग में इतना खर्चा आता है। तो ये सब जो फेथ ब्रेक करता है ना, उससे आदमी बोलता है भैया मैं पेट्रोल ही जलाता हूँ, दुनिया का क्या है, मेरा ना कोई बच्चे रहेंगे नहीं, बीवी है नहीं, कोई टेंशन है नहीं, दुनिया जलने दो, मैं क्या करूँ? और ये सबके साथ हो रहा है। बोल रहे हैं जब आपको घर में रहने को जगह नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकते, खाना महंगा होते जा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद वो आ जाता है। तो अब रही बात कि ये जिसे हम लोग कहते हैं, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी? ऑब्वियसली आएगा, गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है। जो मैं आपको बार बताया ना कि गवर्नमेंट जो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड का पूरा एक इकोसिस्टम था, उसे जबरदस्ती का फोर्स करेगा। BS5 है हो गया, आप हटा दो, BS6 हो गया, हटा दो, BS7 हो गया, हटा दो। इट्स लाइक सर पूरी बनी हुई गाड़ी है, आराम से चलेगा, फुल फाइन ट्यून्ड है वो। सर चिल मारो, लोड मत लो। नहीं, नहीं हमको सबको बैन करना है, सबको हटाते जाना है। इट्स लाइक ठीक है, करो, आप क्या कर सकते हैं। तो फोर्स करके हो ही जाएगा, ईवी आ ही जाएगा, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। आज नहीं तो कल 25 ईयर्स तक में आ ही जाना चाहिए। लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेशन जो है ना, कि गाड़ी को ऐसे कबाड़ बनाना कि सर वो गाड़ी है ना हवा लगने पे खराब हो जाता है, उस पे दिक्कत ये हो जाता है कि लोग नहीं अब उतने अमीर हैं। पहले जब टाइम हमारे दादा-दादी के टाइम में गाड़ी खरीदते, भाई लाइफ भर चल जाता था। फिर हो गया कि अच्छा 15-20 साल में लगता है गाड़ी की, सर गाड़ी बोल रहा है कि सर बहुत हो गया। अब तो गाड़ी ऐसे आ रही है कि मेरे को डाउट लग रहा है कि मैंने जो खरीदा वो मेरे को ही डाउट लग रहा है कि भाई वो चलेगा कि नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका आउटपुट क्या होगा? उसका आउटपुट होगा गाड़ी एज़ अ सर्विस बन जाएगा। जैसे आपका ओला हो गया, उबर हो गया, ये सब चलेगा। तो बोलेंगे उससे कार कंपनी का फ़ायदा है? नहीं, क्योंकि ओला, उबर 3 गुना या 4 गुना महँगा गाड़ी खरीद सकती है। तो वो लोग इंडस्ट्रियल गाड़ी खरीदेगी। बोलेंगे इंडस्ट्रियल गाड़ी क्या हुआ? जिसका हर चीज़ रीइन्फोर्स्ड रहे। इंडस्ट्रियल का मतलब यही होता है कि उसका हर चीज़ ऐसा बनाया जाता है कि आप रिपेयर कर सको और वो लंबा चल सके और मेंटेनेंस आसान हो। तो वो इसीलिए आप इंडस्ट्रियल सामान वाली कंपनी ट्रिलियन डॉलर की बनती नहीं है। प्लान्ड ऑब्सोलेशंस नहीं है ना। जैसे आप एप्पल का क्यों 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है, जबकि जो कंपनी है जैसे जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी 150 साल से काम कर रही है, एप्पल से कम क्यों है? वो ऐसा सामान बनाती है 100 साल तक चलता है। एक्चुअली 100 साल तक पुराना लोग मिल यूज कर रहे हैं आज भी, जर्मन इंजीनियरिंग हाँ चल यूज हो रहा है। तो लॉजिक वही रहता है कि ये कंपनी को भी नुकसान करेगा कि यह प्लान्ड ऑब्सोलेशन का इनको जो भूत काट लिया ना कि ऐसा गाड़ी बनाते हैं ना 10 साल में स्वाहा हो जाएगा, फिर लोग ना लॉल हो जाएंगे, फिर लोग बोले भाई दूसरी बात कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा आपका। सब सब इतने अमीर नहीं है और मेजॉरिटी मेजॉरिटी यंगस्टर्स का हालत बद से बदतर होते जा रहा है पूरे प्लेनेट पे। 200 देश है, आधा से उसमें से करीब 100 देश का इन्फ्लेशन का हालत खतरनाक है। बाकी देश के बारे में बात भी नहीं करना, कहीं पे तो सिविल वॉर चल रहा है, कहीं पे एक्चुअल वॉर चल रहा है, कहीं पे बूम बम हो रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है कि हर कंपनी जो अगर अपने आप को नहीं सुधारे तो लिटरली वो कुछ साल तक तो चिल रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो ऊपर वाला जो क्रीम ऑफ द क्रीम ऊपर जाना शुरू हुआ है, अरे सर गाड़ी नहीं बिक रहा है, वो खरीदने वाले कहाँ बचे सर? आप तो मुंह खोल के बोल दे रहे हो सर 25 करोड़ में एक गाड़ी है। हम बोले पागल है क्या? 25 घर रहने के लिए जगह हमको देना पड़ रहा है 70 करोड़, हम आपको 25 करोड़ में गाड़ी कर देंगे? पागल हो? रेंट कौन देगा? 600 करोड़ का तो मेरा रेंट आता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि ये कार एज ए सर्विस बना, गाड़ी कंपनी को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो वही है कि ये सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेट्स जस्ट इसीलिए ईवी उतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि ईवी का एडॉप्शन जो कि हो जाना चाहिए था 5 मिनट में, क्यों नहीं इतना जल्दी हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।